शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 8। कथावाचक निधि सहगल। विपिन के निमंत्रण से लौटकर आने के बाद दूसरे दिन आकंठ प्यास लिए सतीश नींद टूटने पर जब बिछौने पर उठ बैठा तब दिन के 10 बज चुके थे। तब भी उसका कमरा बंद था। आज प्रातः काल से ही मेघ शून्य आकाश में धूप अत्यंत प्रखर होकर उग चुकी थी। उस तेज गर्मी से जंगले दरवाजे गर्म हो जाने से इस बंद कमरे का भीतरी भाग कैसा असहनीय हो उठा था, इसका पता स्वयं उसको न रहने पर भी उसका सारा शरीर इसका प्रमाण दे रहा था। पूरा बिछौना पसीने से भीग चुका था। सतीश उठ बैठा और घबराकर सिरहाने की खिड़की खोल देने के साथ ही एक झलक धूप उसके चेहरे और शरीर पर पड़कर उसको एक क्षण में तपाकर चली गई। रात भर नशे में मतवाला रहने के बाद सवेरे 10 बजे नींद टूटने की ग्लानि शराबी ही समझ पाते हैं। इस ग्लानि को दूर करने के लिए सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी दौड़कर हाजिर हुआ। सतीश बोला, जल्दी से एक गिलास पानी तो ले आ। बिहारी ने पूछा, तंबाकू देने की आवश्यकता न पड़ेगी? नहीं, पानी ले आ। स्नान नहीं कीजिएगा? अभी नहीं तो पानी ले आ। फिर भी बिहारी नहीं गया। बोला, संध्या उपासना का? संध्या उपासना के संकेत से सतीश आग बबूला होकर बोला, बदमाश कहीं का, जा पानी ले आ। डांट खाकर बिहारी पानी लेने के लिए नीचे चला गया। रसोई घर के बरामदे में बैठकर सावित्री सुपारी काट रही थी। मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा, सतीश बाबू ने तंबाकू देने को कहा है? बिहारी ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, पानी चाहिए। स्नान किया नहीं, संध्या की नहीं, फिर पानी क्या होगा? बिहारी ने व्यथित होकर कहा, मैं क्या जानूं? हुक्म हुआ है कि पानी चाहिए, ले जा रहा हूं। सावित्री सरौता रखकर उठ खड़ी हुई। बोली, अच्छा मैं ही ले जा रही हूं, तुम थोड़ी सी बर्फ ले आओ। बिहारी पैसे लेकर बर्फ लेने चला गया। सावित्री ने ऊपर जाकर कहा, जाइए स्नान करके आइए, मैं तब तक संध्या का स्थान ठीक कर रखती हूँ। सतीश मन ही मन झुंझला बोला, कहाँ है बिहारी? सावित्री हंसी रोककर बोली, वो बर्फ लेने गया है बाबू। अपराध करके सजा भोगना अच्छा है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप क्या संध्या पूजा किए बिना किसी दिन पानी पीते हैं कि आज ही पानी के लिए हल्ला कर रहे हैं? जाइए, देर न कीजिए। सावित्री के सामने प्रतिवाद करना निरर्थक समझकर सतीश उठ खड़ा हुआ और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने के लिए चल दिया। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार ज्यों ही सो रहने की तैयारी करने लगा, त्यों ही सावित्री आकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। उसको जैसे देखा ही नहीं ऐसा रुख दिखाकर सतीश दीवार की ओर मुंह फेरकर सोता रहा। सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, रात की सारी बातें बाबू को याद है या नहीं, ये जान लेने के लिए मैं आई हूं। सतीश चुप रहा। सावित्री ने कहा, नींद टूटने पर एक बार बुला लीजिएगा, उन सबको एक बार याद करा जाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। पिछली रात की सारी घटनाएं याद रखना सतीश के लिए संभव भी नहीं है, वे याद भी नहीं थी। विपिन बाबू के जलसे से वह किस तरह आया था, किसके साथ आया था, आकर क्या किया था, वे सारी बातें उसके मन में इधर उधर बिखर गई थी और अस्पष्ट हो गई थी। इस अस्पष्टता को स्पष्ट कर कह देने की इच्छा उसको बिल्कुल ही ना हो रही हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अनिश्चित लज्जा उसको मानो किसी प्रकार भी कदम बढ़ाने नहीं दे रही थी। उसको संध्या काल की घटना ही याद थी। यही अब तक की उसकी मेघाच्छन्न स्मृति के आकाश में शुक्र तारा की भांति चमक रही थी, लेकिन अधिकतर ज्योतिषमान दुष्ट ग्रह भी उस बादल की ओट में ही उगा हुआ है। उसकी ओर सावित्री के इंगित ने उंगली का संकेत करने के साथ ही उसकी नींद मरुभूमि की भाप की तरह उड़ गई। कल संध्या को हदबुद्धि होकर उसने चिराग बुझा दिया था। इसका फल अंत तक किस प्रकार प्रकट होगा, उस संबंध में उसके मन में यथेष्ट उत्कंठा बनी हुई थी।
फिर भी उसमें उसका दोष कुछ भी नहीं था। इस कारण उसको दुर्भाग्य कहकर वह एक तरह सांत्वना प्राप्त कर रहा था, और अपराध ना करने में जो एक सच्ची शक्ति छिपी रहती है, वह शक्ति उसके अनजाने में भी उसको प्रश्रय दे रही थी। लेकिन सावित्री इस समय जो बात कह गई, जिस अंधकार के बीच रास्ता दिखा गई, उसके बीच प्रवेश करने का साहस उसको कहाँ था। उसका मतवाला बन जाने की अभिज्ञता थी जरूर, पर बेहोश हो जाने की अभिज्ञता वह कहाँ से लाता। वह किस तरह अनुमान करे कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कितने ही मतवालों को कितने ही विचित्र कार्य करते हुए उसने अपने नेत्रों से देखा है। अब अपने बारे में किस काम को वह किस साहस से असंभव कहकर दूर हटा देगा। इसलिए संभव असंभव समस्या उसके लिए जितनी जटिल बनती गई, उसका दुखी मन उतना ही संभव असंभव के बीच रेखा खींच देने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसके दिमाग से आग जल उठी। वह फिर एक बार उठ बैठा और जीवन में शराब न छूने की प्रतिज्ञा पुनः एक बार करके उसने प्रायश्चित किया। खिड़की में से सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू के बिछौने को धूप में डाल रहा था। आवाज सुनकर वह पास आकर खड़ा हो गया। सतीश ने कहा, अच्छा, तू जो काम कर रहा है कर, सावित्री से कह दे एक गिलास पानी दे जाए। बिहारी ने कहा, मैं ही ला देता हूँ, वो अभी संध्या पूजा कर रही हैं। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्या संध्या कर रही है? जी हाँ, वो तो नित्य करती हैं। एकादशी के दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीती, मछली भी नहीं खाती, भले घर की लड़की है ना। सतीश ने आश्चर्य के साथ पूछा, भले घर की? क्या कह रहा है? हाँ बाबू, भले घर की। इतना कहकर बिहारी पानी लाने जा ही रहा था कि सतीश ने पुकार कर पूछा, सावित्री यदि रात को भात नहीं खाती तो क्या खाती है? और क्या खाएगी बाबू? कुछ रहने से किसी दिन थोड़ा सा जल भी पी लेती हैं, ना रहने पर कुछ भी नहीं खाती पीती। बासे का और कोई ये बात जानता है? बिहारी ने कहा, रसोईया महाराज जानता है, मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। उन्होंने बताने की मनाही कर रखी है। सतीश ने कहा, अच्छा, तू जाकर पानी ले आ। बिहारी के 2-1 कदम जाते ही सतीश ने फिर पुकारा, बिहारी जी। भले घर की है? तूने ये बात कैसे जानी? जानता हूँ बाबू, भले घर की लड़की है, केवल किस्मत के चक्कर से। अच्छा अच्छा, तू जा पानी ले आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश बिछौने पर औंधा होकर लेट रहा। सावित्री का साधारण दासी की श्रेणी में मानने से उसके मन में एक तरह की व्यथा पहुंची थी, इसलिए उसका मन हीनता और गुप्त लांछना के दबाव से चुपचाप सिर झुका लेता था। उसको वह कुछ भी समझने में समर्थ नहीं हो रहा था। आज बिहारी के मुंह से केवल इतना ही परिचय पाकर आनंदपूर्ण आश्चर्य से ही नहीं, बल्कि उसका समूचा मन मानो किसी अपरिचित के बाहुपाश से अकस्मात मुक्ति पाकर पवित्र होकर बच गया। उसने बिहारी की बात को संपूर्ण सत्य कहकर ग्रहण करने में एक क्षण की दुविधा भी नहीं की। पानी लाने में विलंब हो रहा है सोचकर वह थोड़ी देर तक चुप हो रहा, तो भी बिहारी दिखाई न पड़ा। प्यास के मारे उसे कष्ट मालूम होने लगा। फिर एक बार बिहारी को बुलाने की इच्छा करके वह जैसे ही उठ बैठा, वैसे ही उसने देखा कि पानी का गिलास लिए सावित्री आ रही है। इस आचार परायण अभागिनी को उसने आज नई आंखों से देखा, और उस क्षण भर के दृष्टिपात से ही उसका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा। जो बात किसी दूसरे समय उसके मुंह से निकलने में रुकावट पड़ती, इस समय रुकावट नहीं पड़ी। पानी पीकर वो बोला, बहुत बातें हैं। सावित्री चुपचाप देखती रही। सतीश ने कहा, पहली बात है, मुझे क्षमा करना पड़ेगा। सावित्री ने शांत स्वर से पूछा, दूसरी बात?
सतीश ने कहा, कल कब किस तरह मैं आया था बताना पड़ेगा। सावित्री ने जवाब दिया, रात के अंतिम प्रहर में गाड़ी पर चढ़कर। उसके बाद रास्ते पर ही सो रहने का प्रबंध किया था। अच्छा काम नहीं किया। उठाकर कौन ले आया? मैं। और कौन था? इतने बड़े जड़ पदार्थ को किस तरह ऊपर उठाया गया? सावित्री ने हंसकर कहा, आप डरे नहीं, बासा में किसी को कुछ मालूम नहीं। सतीश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने किसी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं किया? नहीं। सतीश ने खुश होकर कहा, तो फिर किस बात की याद दिला देना चाहती थी? आपकी शपथ। आपने शराब न छूने की शपथ ली थी। शपथ मैं क्यों लेने गया? इस तरह दुर्बुद्धि तो मुझे होने की बात नहीं है। शायद मेरी बात से हो गई थी। सतीश ने अपने कंठ स्वर को धीमा करके कहा, मुझे याद आ रही है सावित्री, मैंने तुमको छूकर शपथ ली थी ना? सावित्री निरुत्तर रही। सतीश ने कहा, यही होगा, लेकिन कल संध्या की बातें याद हैं? इस बार सावित्री हंस पड़ी, गर्दन हिलाकर बोली, हाँ हैं। लोग जान लेंगे शायद, फिर क्या उपाय होगा? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, होगा फिर क्या, किसी दूसरे बासा पर या अपने घर चले जाइए। तुम? सावित्री के मुख पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई पड़ी। शांत भाव से वो बोली, मुझे चिंता नहीं। इस बासा के बाबू लोग रखें तो अच्छा ही है, ना रखेंगे तो कहीं काम की चेष्टा करके चली जाऊंगी। जहां मेहनत करूंगी वहीं 2 कौर खाना पा जाऊंगी। और कुछ कहना है? सतीश का समस्त मन जैसे पहाड़ से लुढ़ककर नीचे जड़ में गिरकर बिल्कुल ही चूर चूर हो गया। उसके यहाँ रहने ना रहने से सावित्री का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस संबंध में वह बिल्कुल ही उदासीन है। उसने गर्दन हिलाकर बताया और उसको कोई बात कहनी नहीं है, क्योंकि सावित्री के इस निशंक संक्षिप्त उत्तर के बाद और कोई प्रश्न ही उसके मुंह में नहीं आया, जबकि कितनी ही बातें उसको कहनी थी। सावित्री खाली गिलास लेकर चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य का मन, ये किस चीज से टूट जाता है, किससे बन जाता है, इसका कोई तत्व खोजने पर नहीं मिलता। ये कितने आघात से बिल्कुल ही धरती पर लौट जाता है, फिर कितने प्रचंड आघात को भी हंसते हुए सह लेता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। फिर भी इसी मन को लेकर मनुष्य के अहंकार की सीमा नहीं है। जिसको वश में नहीं किया जाता, जिसको पहचाना तक नहीं जाता, इस तरह अपना कहकर उसके मन को खुश रखा जा सकता है। कैसे उसे लेकर घर संभालने का काम चल सकता है। सावित्री के चले जाने पर भी सतीश वैसे ही बैठा रहा। उसका हृदय दुख कष्ट से नहीं, किसी प्रकार की एक जलन से मानो जलने लगा। जिसको प्यार करता हूँ वो यदि प्यार ना करे, यहाँ तक कि घृणा भी करे, तो वह घृणा भी सही जा सकती है। लेकिन जिसका प्यार मुझको मिल गया है, ऐसा विश्वास हो जाने पर फिर उस विश्वास का टूट जाना ही सबसे शोचनीय अवस्था होती है। पूर्व स्थिति व्यथा ही देती है, लेकिन दूसरी स्थिति व्यथा भी देती है, अपमान भी करती है। फिर इस व्यथा का प्रतिकार नहीं है, इस अपमान की शिकायत नहीं है। वेदना का कारण खोजने पर जब मिलता ही नहीं है, तभी व्यथा ऐसी असहनीय हो जाती है। बहरहाल सावित्री के इस निश्चित और सरल कर्तव्य निर्धारण ने सिर्फ एक बार उसके ही हृदय के चित्र को खोल नहीं दिया, उसने सतीश के हृदय के चित्र को भी खींचकर बाहर के प्रकाश में पहुंचा दिया। इन दोनों चित्रों को आसपास रखकर वह स्तंभित हो रहा। उसने निश्चित रूप से जान लिया था, सावित्री प्यार करती है, वह प्यार नहीं करता। अब उसने देखा ठीक उसका उल्टा, वह प्यार करता है, सावित्री नहीं करती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल लज्जा से ही उसका सिर नीचा नहीं हुआ,
बल्कि अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति से उसको अपने ऊपर घृणा उत्पन्न हो गई। उसकी पिछली रात के सब काम लज्जाजनक थे, इसमें संदेह नहीं है। उसके जीवन में ऐसी अनेक रातों की अनेक लज्जाएं जमा होकर पड़ी हुई हैं, ये सच है। लेकिन इस नीचता की तुलना में वे सभी तुच्छ हो गई। इस बासे में तो एक दिन ही रहना चल नहीं सकता। यहाँ रहने न रहने के संबंध में वह बिल्कुल ही उदासीन नहीं है। ये बात तो वह किसी तरह भी स्वीकार न कर सकेगा। वह कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा कि वेदना के भारी बोझ से अगर उसका मन टूटकर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी नहीं, किसी प्रकार भी इस नीचता को प्रश्रय देकर वह नीचे के पथ में नहीं जाएगा। दिन ढलता जा रहा था, लेकिन कमरे के अंदर सतीश को इसका होश नहीं था। एकाएक बासे पर लौटने वाले किरानियों तथा पास पड़ोस की आहट से वह चकित सा होकर खिड़की के बाहर झांक लेने के लिए बिछौना छोड़कर उठ पड़ा और उसी दम एक कुर्ता पहनकर चादर कंधे पर डालकर नजर बचाए चुपके से बाहर निकल गया। अभी तुरंत ही हाथ मुंह धोने का आग्रह लेकर सावित्री आ जाएगी और जलपान के लिए हट करने लगेगी। आज उसको जरा भी भूख नहीं थी, लेकिन सावित्री इस बात पर किसी तरह भी विश्वास न करेगी। अनुरोध करेगी, परेशान करेगी, हो सकता है कि अंत में क्रोध करके चली जाएगी। ये सब मौखिक स्नेह के वाग्वी तंडा से आज पहली बार अपने को अकृत्रिम घृणा के साथ दूर हटा ले गया। रास्ते में घूमते घूमते संध्या के ठीक पहले एक गली के मोड़ पर एकाएक पीछे से उसने परिचित कंठ की पुकार सुनी। छोटे बाबू है क्या? सतीश खड़ा हो गया, बोला, हाँ, मोक्षदा हो क्या? बहुत दिनों पहले मोक्षदा उसके पचहा के मकान में दासी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ता आने पर फिर वापस न जा सकी। उसने कहा, हाँ बाबू, मैं हूँ, मेरा एक पत्र आप पढ़ देंगे? सतीश हंसकर बोला, इतने बड़े शहर में एक पत्र पढ़वाने के लिए तुझे और कोई आदमी नहीं मिला दाई? पत्र कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, पत्र मेरे घर पर ही है बाबू। किसी अनजान आदमी से पढ़वाने का साहस नहीं हुआ, न जाने इसमें क्या लिखा हो। यूं तो हमारे घर में एक लड़की है, वो पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन उसको भी आज 2 दिन से नहीं देखा। इतनी अधिक रात को वह घर लौटती है कि वक्त नहीं मिलता। सतीश ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा मकान? दासी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बड़े रास्ते के उस तरफ एक गली में है। अगर अपना पता ठिकाना बता दें तो किसी को साथ लेकर कल मैं ही चली आऊं और पत्र पढ़वा जाऊं। सतीश ने अच्छा कहकर अपना शोभा बाजार वाला पता बता दिया और कहां से किस तरफ जाना पड़ता है समझाकर बताते बताते राह चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद दासी एक जगह अचानक खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस मुझ में नहीं होता बाबू, अगर एक बार चरणों की धूली आप दे दें, घर यहाँ से और अधिक दूर नहीं है। सतीश ने थोड़ी देर कुछ सोचकर कहा, अच्छा चलो। आज डेरे पर लौट जाने का उसका बिल्कुल ही मन नहीं था। रास्ते में घूमते घूमते रात अधिक हो जाने पर सावित्री अपने घर चली जाएगी तो अपने डेरे पर लौट जाऊंगा, ये निश्चय कर ही वह बाहर निकला था। इसलिए सहज ही में सम्मति देकर 2 गलियों को पार करके वे दोनों मिट्टी के बने 2 मंजिले मकान के सामने जा खड़े हुए। तनिक खड़े रहिए, कहकर मोक्षदा अंदर घुसी और शीघ्र ही एक मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए लौट आई और रास्ता दिखाती हुई सतीश को अपने साथ ले गई। उस तरफ के कोने के कमरे में एक छोटे स्टूल पर डिबिया में बत्ती जल रही थी। उसी कमरे को दिखाकर उसने कहा, जरा बैठिए, मैं तंबाकू चढ़ा लाऊं। इस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश ने आराम अनुभव किया।
एक तरफ छोटी सी चौकी पर मंजे घिसे कितने ही पीतल कांसे के बर्तन चमक रहे थे और उसके पास ही एक रस्सी पर कुछ कपड़े व्यवस्थित टंगे हुए थे। ताक पर एक टाइम पीस रखी थी जिसमें 8 बजे थे। सतीश ने चौखट के बाहर जूते खोलकर रख दिए। चौकी पर बिछे हुए सफेद बिछौने पर जाकर बैठ गया और कमरे के दूसरे असबाबों की मन ही मन जांच करने लगा। पहले ही दृष्टि पड़ गई एक छोटी सी अलमारी पर। उसमें कुछ पुस्तकें सजाकर रखी हुई थी। सतीश उठकर गया और एक पुस्तक ले आया और पहला पन्ना उलटने के साथ ही उसने देख लिया कि अंग्रेजी में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय लिखा हुआ है। उस पुस्तक को रखकर और 3-4 पुस्तकें वही एक नाम देखकर पुस्तकें यथास्थान रखकर फिर बैठ गया। मोक्षदा हुक्के पर तंबाकू चढ़ाकर ले आई। सतीश ने हुक्का थामकर कहा, तुम्हारा कमरा बहुत साफ सुथरा है, उठने का मन नहीं होता। मोक्षदा ने मुस्कुराकर कहा, उठिएगा क्यों बाबू, बैठिए। ये कमरा मेरा नहीं है, ये एक दूसरी लड़की का है। सतीश ने पूछा, वो कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वो बाबू लोगों के एक डेरे पर काम करती है। लौटने में प्रायः ही रात हो जाती है, इसलिए कमरे की चाबी मेरे पास ही रहती है। मुझे मौसी कहकर पुकारती है। सतीश ने कहा, भले ही पुकारती हो, लेकिन भुवन बाबू कब आएंगे? दासी ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, कौन भुवन बाबू? भुवन मुखर्जी, पहचानती नहीं हो? सहसा दासी ने दोनों भौएं चढ़ाकर कहा, ओह, हमारे मुखर्जी? नहीं नहीं, उनको आना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या मर गए हैं? दोनों आंखें चमकाकर मोक्षदा ने कहा, नहीं, मर नहीं गए, लेकिन मर जाने से ही अच्छा होता। ठहरे ब्राह्मण, वर्णों के गुरु, हम लोगों के मस्तक के मणि हैं, नारायण तुल्य हैं। उनके प्रति अभक्ति नहीं करती, उनके चरणों की धूली लेती हूँ, लेकिन किसी दिन भेंट हो जाने पर 3 झाड़ू गिनकर मुंह पर मारूंगी, तभी मेरा नाम मोक्षदा है। सतीश हंसकर बोला, क्रोध के आवेश में ब्राह्मण आदमी की अभक्ति करके कहीं मार मत बैठना। खूब भक्ति के साथ गिनकर मारोगी तो पाप न लगेगा। लेकिन वह है कौन? मोक्षदा ने कहा, उस आदमी का परिचय क्या दूं बाबू? वह आदमी नहीं, जानवर है। इस लड़की को जिस राह में वो बिठा गए, बाबू, ये कोई अपने आदमी का काम है? छी छी, गले में डालने को रस्सी नहीं मिली। सतीश ने कौतूहल के साथ पूछा, वह है कौन? उन्होंने क्या किया है? सहसा कमरे के बाहर से जवाब आया, जिस आदमी को आप नहीं पहचानते, उनके विषय में सिर्फ जान लेने से क्या लाभ होगा? सतीश चौंक पड़ा। मोक्षदा ने मुंह फेर कर कहा, साबी है क्या? कब आई तू? सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, भी आई हूं। बाबू को तुम कहां से पा गई मौसी? मोक्षदा ने कहा, ये ही हमारे छोटे बाबू हैं सावित्री। आज 2 दिन हुए बहू जी का एक पत्र मुझे मिला है, उसको पढ़वा नहीं सकी, इसलिए कहा अगर बाबू दया करके चरण रज दे दें। सावित्री ने कहा, तो चरण रज तुम्हारे कमरे में न देकर मेरे कमरे में क्यों? मोक्षदा ने नाराज होकर कहा, तो फिर क्रोध क्यों करती हो सावित्री? मेरे कमरे में तो भले आदमी को बिठाया नहीं जा सकता, इसलिए तेरे कमरे में बिठाया है। कितने बड़े घराने के ये लोग हैं, ये तो खुशी की बात है, नाराज क्यों हो रही है? सावित्री ने हंसकर कहा, क्यों नाराज होंगी मौसी? लेकिन खाली चरण रज लेने से तो पाप होता है, जलपान कराना उचित है। हाँ ब्राह्मण महाराज, क्या आपको भूख लगी है? सतीश संकुचित हुआ बैठा था, सिर हिलाकर कहा, नहीं। सावित्री के अशिष्ट प्रश्न से विरक्त होकर मोक्षदा ने कहा, ये बात करने का कैसा तरीका है सावित्री? भले आदमी के साथ क्या इस तरह बातें की जाती हैं? सावित्री ने बलपूर्वक हंसी दबाकर कहा,
ये कौन सी खराब बात है मौसी? अच्छा, अब उनकी भूख के बारे में कुछ पूछूंगी ही नहीं। तुम दुकान से कुछ जलपान खरीद लाओ, तब तक मैं जगह ठीक कर रखती हूँ। मोक्षदा भुनभुनाती हुई बकते बकते तेज कदम बढ़ाकर चली गई तो सावित्री ने कहा, कल रात से ही तो एक तरह उपवास ही चल रहा है। शाम को किस तरह आप भागकर चले आए इसका भी पता मुझे नहीं चला। अब उठिए, संध्या पूजा करके कुछ खा लीजिए। इस अर्गनी पर धुले कपड़े हैं, पहनकर मेरे साथ आइए, देर ना करें, उठिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सावित्री ने कहा, ना रहने पर भी खाना पड़ेगा। इसका कारण है कि भूख नहीं है, इस बात पर मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरा कारण? सतीश ने अपने मुंह का भाव अत्यंत कड़ा बनाकर कहा, दूसरा कारण तो झूठ ही है, वही पहला सब कुछ है। सभी बातों में तुम्हारी जिद और जबरदस्ती रहती है। इस जिद के सामने किसी का उपाय नहीं चलता। सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर जरा हंसकर कहा, तो फिर झूठ मूठ की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? सतीश ने और भी गंभीर होकर कहा, ये बात नहीं है सावित्री। आज मेरी चेष्टा किसी तरह भी छूट न होगी। या तो अपना दूसरा कारण बताओ, नहीं तो सच कह रहा हूं तुमसे, मैं किसी तरह भी यहाँ कुछ न खाऊंगा। सतीश की जिद देखकर सावित्री चुपचाप हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही हूँ आज आप आ कैसे गए? आज है मेरा जन्म दिवस। जबकि आपने दासी के घर में चरण रज दी है, तब खाली खाली आपको मैं नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर सावित्री सहसा रुक गई, लेकिन उसके हृदय की गुप्त व्यथा उसी के कंठ स्वर से मुक्त मार्ग से किसी तरह अचानक सतीश के सामने आकर खड़ी हो गई कि कुछ देर के लिए सतीश की बोध शक्ति अचल हो गई। बुद्धिमती सावित्री इसको क्षण भर में अनुभव करके सभी बातों का सहज परिहास करके हंसकर बोली, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसलिए खाना भी पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। देखती हूँ आज बिल्कुल ही जात नष्ट हो जाएगी। इतनी देर में सतीश की स्वाभाविक शक्ति लौट आई थी। उसने पूछा, सचमुच ही क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? सावित्री ने कहा, सचमुच। सतीश ने कहा, तो ऐसे दिन अगर मैं आ ही पड़ा हूं तो दुकान की कुछ बासी मिठाइयां खाकर पेट ना भरूंगा। इसके अलावा ये सब चीजें तो मैं खाता भी नहीं। सावित्री भी ये बात जानती थी। मन ही मन लज्जित होकर उसने कहा, लेकिन अब तो रात हो गई है। सतीश ने कहा, हो जाए रात, आज डेरे पर वापस जाकर झिड़कियां तो खानी ना पड़ेंगी। फिर आज ज्यादा रात होने से डरूं क्यों? कुछ भी क्यों ना हो, किसी प्रकार भी मैं नहीं खाऊंगा। तुमसे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है, कहकर सावित्री उठकर चली गई। सतीश बैठा हुआ था, अब लेट गया। ये सुंदर कुटी और ये निर्मल सफेद शैया छोड़कर किसी तरह भी जाने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखकर बैठे रहने का भी कोई अच्छा सा कारण नहीं मिल रहा था। अब खाना तैयार होने की देर की संभावना उसको भावी आसन्न कठिन उत्तरदायित्व में मानो छुटकारा दे गई। चलते समय सावित्री बाहर से जंजीर चढ़ाकर गई थी। इसको भी जैसे वो जान गया था। उसके तुम संभाषण को भी उसने उसी तरह लक्ष्य किया था। निर्जन कमरे में ये नवलब्ध दो तथ्य जादूगर और उसकी जादू की लकड़ी की तरह अपूर्व इंद्रजाल की रचना करने लगे। आज ही दोपहरिया को जो सब प्यार के कूड़ा करकट उसके मन के भीतर से भाटे के खिंचाव से बाहर की तरफ बह गए थे, ज्वार के उल्टे स्रोत से फिर वे एक एक करके वापस आकर प्रकट होने लगे। आज ही दोपहर को आत्म अभिमान के आघात की तीखी ज्वाला से अपने मन की नीच प्रवृत्तियों की तरफ उसके नेत्र को खोल दिया था। ज्वाला के ठंडे होने के साथ ही साथ वे नेत्र अपने आप ही बंद हो गए।
इसी तरह अपने को लेकर खिलवाड़ करते करते किसी समय शायद वो जरा सा सो गया था। एकाएक द्वार खुल जाने की आवाज से वह जाग उठा और देखा कि सावित्री मोक्षदा को साथ लिए कमरे में घुस रही है। मोक्षदा ने पत्र सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबू, बहू ने क्या लिखा है। सतीश ने पढ़कर कहा, उन लोगों के लौटने में अभी 2 महीने की देर है। मोक्षदा ने पूछा, और कोई बात नहीं है? सतीश ने पत्र लौटाकर कहा, नहीं, विशेष कुछ बात नहीं है। मेरी तनख्वाह के बारे में बाबू? नहीं, वह बात नहीं लिखी है। रुपए की बात नहीं लिखी है सुनकर मोक्षदा ने मन ही मन अत्यंत कुढ़कर पत्र के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये बात रहेगी क्यों? रहेंगी जितनी सब बेकार की बातें। दीजिए पत्र। सावित्री, कल पत्र का उत्तर लिख देना तो। हाँ, बाबू को खाना कब दोगी? रात नहीं हुई क्या? सावित्री ने कहा, ये ठहरे ब्राह्मण महाराज, संध्या पूजा करेंगे या यूं ही खा लेंगे? मोक्षदा ने कहा, ये क्या अपने पुरोहित महाराज हैं या बाबा जी हैं कि पूजा आदि करके खाएंगे? सतीश ने हंसकर कहा, क्या दाई, तुम सब भूल गई? मैं तो सदा ही संध्या पूजा करता हूँ। मोक्षदा को शायद एकाएक बात याद पड़ गई। झेप कर बोली, हाँ हाँ, ठीक बात है। सावित्री की तरफ घूमकर बोली, देख तो बेटी, जल्दी बाबू के लिए जगह ठीक कर दे, तेरे घर में तो सब ही ठीक ठाक है। कहकर मोक्षदा चली गई। 1 घंटे के बाद सतीश के भोजन के वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अंधेरे बरामदे से ये देखकर मोक्षदा एकदम जल उठी। रसोई घर में जाकर देखा सावित्री चुपचाप बैठी हुई है। रुष्ट कंठ से उसने कहा, ये तेरी कैसी बुद्धि है सावित्री? ये क्या कंगाली भोजन हो रहा है कि जो कुछ भी है खाने के लिए सामने डालकर निश्चिंत होकर बैठी हुई हो? सावित्री कुछ सोच रही थी। चौंक कर बोली, आवश्यकता पड़ने पर वह खुद ही मांग लेंगे। ऐसी बुद्धि ना रहती तो फिर तू दासी का काम करने जाती? तू तो खुद ही नौकर नौकरानी रख लेती। सावित्री ने हंसकर कहा, खुद ही नौकरानी बनी हुई हूँ, इसमें भी क्या दोष है मौसी? मेहनत करके खाने में तो शर्म नहीं है। मोक्षदा ने कुपित होकर कहा, कौन कहता है कि है? मेरी उम्र में भले ही ना रहे, लेकिन तेरी उम्र में तो जरूर ही है। अच्छा रहे या ना रहे, बाबू को जबकि खाने को कह दिया है तब बैठकर खिलाओ। मनुष्य का भाग्य बदलने में अधिक देर नहीं लगती। सावित्री जाने को तैयार होते होते ठिठक कर खड़ी हो गई। बोली, क्या बक रही हो मौसी? वो सुन लेंगे तो। मोक्षदा ने तुरंत ही अपना कंठ धीमा करके कहा, नहीं नहीं, सुन लेंगे क्यों? और एक बात तुझसे कही देती हूँ बेटी, भगवान ने जो 2 आंखें दी हैं उन दोनों को जरा खोल रखना। घड़ी की चेन, हीरे की अंगूठी ना रहने से ही किसी आदमी को छोटा मत समझ लेना। अच्छा, कहकर सावित्री हंसती हुई चली जा रही थी। मोक्षदा ने फिर पीछे से पुकार कर कहा, सुनो तो सावित्री। सावित्री घूमकर खड़ी हो गई। बोली, क्या है? मेरे कमरे में चल, एक ढाका की साड़ी निकाल दूं, पहन कर जा। सावित्री ने हंसी रोककर कहा, तुम निकाल लाओ मौसी, मैं अभी आ रही हूँ। सतीश का खाना प्रायः समाप्त हो आया था। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, आंखें बंद करके खा रहे हो क्या? सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, नहीं, लेकिन देखती हूँ दोनों आंखें तो नींद से ढलती चली जा रही हैं। असल में उसे कड़ी नींद आ रही थी। पिछली रात का उच्छृंखल अत्याचार आज असमय में ही उसकी आंखों के दोनों पलकों को भारी बनाता जा रहा था। सलज्ज हंसी से स्वीकार करके उसने कहा, हाँ, बड़ी नींद आ रही है। सावित्री ने पूछा, और कुछ चाहिए? सतीश तुरंत बोल उठा, कुछ नहीं, मैं खा चुका।
बाहर पैरों की आहट सुनकर सावित्री जान गई कि मोक्षदा आकर खड़ी है। बोली, बाबू, मुझे एक ढाका की साड़ी खरीद देनी पड़ेगी। वह कभी कुछ नहीं मांगती, इसलिए इस बात का मतलब न समझ सकने के कारण सतीश आश्चर्य में पड़ गया। मोक्षदा के आने का उसे पता नहीं था। उसने पूछा, सचमुच ही चाहिए? सचमुच ही तो? कब पहनोगी? आज पहनने की स्थिति नहीं है, इसलिए किसी दिन भी वह स्थिति नहीं होगी, ऐसी क्या बात है? इसके अलावा एक और बात है, मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसके लिए मौसी दुख कर रही थी, इसलिए सोच रही हूँ अब मेहनत करके ना खाऊंगी, अब से बैठी बैठी खाऊंगी। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छी बात तो है। सिर्फ अच्छी बात होने से ही तो ना होगा, उसके साथ एक नौकरानी न रहने से भी तो मान नहीं रहता, उसको भी आपको रख देना पड़ेगा। अपनी बात को वह खत्म भी ना कर सकी, मुंह में आंचल ठूस कर हंसी का वेग रोकने लगी। मोक्षदा कोई कच्ची औरत नहीं थी। एक ही क्षण में सब कुछ समझकर कमरे में घुसकर उसने कहा, बाबू, शायद सावित्री को पहचानते हैं? सावित्री की तरफ घूमकर बोली, मौसी के साथ अब तक शायद मजाक हो रहा था। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, पहले कहने से ही तो काम हो जाता। कहकर हंसकर वो चली गई। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार बिछौने पर आकर बैठ गया। सावित्री डिब्बे में भरकर पान लाई और बंधे हुक्के पर तंबाकू चढ़ाकर सतीश के हाथ में दे दिया। पैरों के पास धरती पर बैठकर एकाएक मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सतीश के दिल में आंधी बहने लगी। सारे शरीर में रोंगटे खड़े होकर मानो जाड़ा लगने लगा। क्षण काल के लिए उसको हुक्का खींचने की शक्ति तक नहीं रही। 2 मिनट के बाद सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, रात हो गई, बासी पर नहीं जाओगे? सतीश ने सूखे कंठ से कहा, नहीं जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? यहीं रहोगे, ना जा सको तो जरूरत नहीं है, मौसी अभी तक जाग रही है, मैं उनके बिछौने पर ही सो जाऊंगी। एक क्षण के लिए सतीश चुप ही रहा, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बिल्कुल ही खड़ा होकर कहा, नहीं, जा रहा हूं। अच्छा, और जरा बैठो। कहकर सावित्री उठकर चली गई और सतीश के जूते बाहर से उठा लाई और आंचल से पैर पहुंचकर जूतों का फीता बांधते बांधते धीरे धीरे बोली, बासा के लोग अगर जान जाएं तो? जानेंगे कैसे? मैं अगर बता दूं? तुम क्या बताओगी? बताने की कोई बात ही नहीं है। सावित्री ने हंसकर कहा, कुछ भी नहीं है, सच कहते हो? सतीश निरुत्तर ही रहा। सावित्री ने धीमे स्वर से कहा, बताने की बात ना रहने से कौन जाने आज मैं तुमको छोड़ सकती थी या नहीं। ये कहकर वह एकाएक चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण प्रबल वेग से सिर हिलाकर बोल उठी, नहीं, तुम बासे पर चले जाओ। अगर दुर्बुद्धि न छोड़ोगे तो एक दिन सभी खोल दूंगी, बताए देती हूँ। ये कैसा रहस्य है? इसके अंदर की बात ठीक न समझ सकने के कारण सतीश क्षण भर चुप रहकर खड़ा रहा। बोला, भले ही बता दोगी, बासे के लोग तो मेरे संरक्षक हैं नहीं। सावित्री ने कहा, जानती हूँ नहीं है, लेकिन मेरी मौसी ये काम भी अनायास ही ले सकेगी। उसकी जबान को कैसे रोक रखोगे? मोक्षदा का नाम सुनकर सतीश मन ही मन डर गया और बोला, रुपए देकर। सावित्री ने कहा, उससे केवल रुपया बर्बाद होगा, काम नहीं होगा। इसके सिवा मौसी को ना हो रुपए से वश में कर लोगे, लेकिन मुझे क्या देकर वश में करोगे? सतीश तुरंत बोल उठा, प्रेम देकर। सावित्री के होठों पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी। बोली, इसको लेकर 4 बार हो गए? यानी इससे पहले और भी 3 आदमियों ने इसी चीज को देना चाहा था, तुमने लिया नहीं? नहीं,
कूड़ा करकट जमा करके रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। सावित्री की व्यंग भरी हंसी और उसके कंठ का स्वर कुछ भी उसके लक्ष्य से बच नहीं सका। इसलिए उसकी दोपहर की बातें याद आ गईं और याद आने के साथ ही प्रेम की नदी में ज्वार खत्म होकर भाटे का खिंचाव शुरू हो गया। सावित्री की बातों को उसने व्यंग समझ लेने की गलती नहीं की। कड़े स्वर में बोल उठा, वे लोग हैं बेवकूफ। उन लोगों को ऐसी चीज देने का प्रस्ताव करना उचित था जिसको बक्स में उठा रखना किसी को कूड़ा करकट ना मालूम हो। मैं भी कम मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं भूल गया था कि वो चीज तुम लोगों के लिए कितनी अवहेलना की चीज है। इतनी उम्र में इतनी बड़ी भूल हो जाना मेरे लिए उचित नहीं था। अच्छा, मैं चलता हूं। ये बात सावित्री को शूल की तरह बींध गया। तुम लोगों के लिए कहकर सतीश ने उसको किन लोगों के साथ अभिन्न बनाकर देखा, इसे समझना सावित्री को बाकी नहीं रहा। किंतु परिहास को झगड़े में परिणत होते देखकर वह चुप रह गई। सतीश रुक नहीं सका। बोला, शिकारी बंसी में मछली को गूंथ कर नचा कर जैसे आनंद मनाता है, संभवतः इतने दिनों से मुझे लेकर तुम वही मजाक कर रही थी ना। सावित्री और सहन न कर सकी। बिजली की सी गति से वह उठ खड़ी हुई, बोली, बंसी में गूंथ कर तुमको ही खींचकर उठाया जा सकता है, नचाकर उठाने लायक बड़ी मछली तुम नहीं हो। सतीश ने निष्ठुर भाव से व्यंग करके कहा, नहीं हूं मैं। सावित्री ने कहा, नहीं हो। उसके होठ सिकुड़ गए। सतीश के चेहरे की तरफ तीव्र दृष्टिपात करके वह कहने लगी, दुष्चरित्र, मेरी तरह एक स्त्री को प्यार करके प्रेम की बड़ाई करने में तुमको लज्जा नहीं मालूम होती? जाओ तुम, मेरे घर में खड़े होकर झूठ मूठ मेरा अपमान मत करो। इस अपमान से सतीश और भी निर्दयी हो उठा। इस बार अक्षम्य कुत्सित व्यंग करके उसने कहा, मैं दुष्चरित हूं? किंतु जो कुछ भी कहो सावित्री, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने सार्थक रखा था। सावित्री हटकर चली गई। चौखट पकड़कर क्षण काल स्थिर भाव से खड़ी रहकर बोली, जाओ। उसका चेहरा पीला बदरंग हो गया था। अपमान और क्रोध की असहनीय जलन से उस तरफ नजर तक भी न डालकर सतीश बोला, किंतु जाने के पहले एक बार फिर आंचल से पैर पोंछ दोगी ना? अथवा और कोई खेल और कोई नाटक? एकाएक दोनों की आंखें लड़ गई। सावित्री ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम कसाई से भी निष्ठुर हो। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूं। न जाओगे तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। तुम जाओ। उसके कंठ स्वर की उत्तरोत्तर और अस्वाभाविक तीव्रता से अकस्मात सतीश डर गया। फिर एक भी बात न कहकर बाहर चला गया। किंतु अंधेरे बरामदे में अंत तक आकर उसे रुक जाना पड़ा। किस तरफ सीढ़ी है, किस तरफ रास्ता है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। जेब में हाथ डालकर उसने देखा, दिया सलाई नहीं थी। इस निरुपाय अवस्था में पड़कर वह 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसे सावित्री के कमरे की तरफ लौट आना पड़ा। बाहर से उसने देखा, सावित्री फर्श पर औंधी पड़ी हुई है। धीरे धीरे उसने पुकारा, सावित्री। सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। फिर पुकारने पर उत्तर ना मिलने पर सतीश ने कमरे में जाकर सावित्री के माथे पर हाथ रखा। झुककर देखा, आंखें मुंदी हुई हैं और उसके मुंह में उंगली डालकर समझ गया सावित्री मूर्छित हो गई है। क्षण भर के लिए मन में एक भय और संकोच का उदय हो गया जरूर, किंतु दूसरे क्षण सावित्री का अचेतन शरीर उठाकर बिछौने पर उसने लेटा दिया और चादर का एक हिस्सा गगरी के जल से भिगोकर मुंह पर, आंखों पर छिड़कने लगा। फिर पंखा हाथ में लेकर हवा झलने लगा।
2-3 मिनट के बाद ही सावित्री ने आंखें खोलकर माथे पर का कपड़ा खींचकर करवट बदलकर कहा, तुम गए नहीं? सतीश चुप रहकर हवा झलने लगा। सावित्री बिछौने से उठकर चिराग हाथ में लेकर बाहर जा खड़ी हुई। बोली, चलो चलो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलाऊं। उसके बाद चुपचाप रास्ता दिखाती हुई वो नीचे उतर गई और दरवाजा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। मूर्छित सावित्री को बिछौने पर ले जाकर लिटाने के लिए उसके अचेतन शरीर को जो गोद में लेना पड़ा था, उसी समय से सतीश मानो अन्यमनस्क सा हो गया था। अब दरवाजे के पास आते ही वो अपने में आ गया और कोई बात कहने के लिए मुंह ऊंचा उठा ही रहा था कि सावित्री बोल उठी, नहीं, और एक बात भी नहीं। अपने शरीर को तुमने पहले ही नष्ट कर डाला है, किंतु वो तो किसी दिन जलकर खाक हो भी जाएगा। किंतु एक अस्पृश्य कुल्टा को प्यार करके भगवान के दिए हुए मन के गाल पर अब स्याही मत पोत देना। या तो तुम कल ही उस डेरे को छोड़कर चले जाओ, या मैं वहां अब नहीं आऊंगी। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा न करके सावित्री ने दरवाजा बंद कर दिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 8। कथावाचक निधि सहगल।